नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, मेरे साथ है सोनीपत का एक जाना पहचाना चेहरा, नाम है श्रीमान दिनेश अत्री। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका स्वागत विशाल भाई, और आपके चैनल के जो दर्शक हैं उनको भी सबसे पहले मेरे 9 वर्ष की जो शुभकामनाएं। और आपके चैनल के माध्यम से आज आप आए, आपका स्वागत है जी। तो दोस्तों, दिनेश जी से जो है ना, चर्चा का विषय राजनीति से संबंधित तो रहेगा, लेकिन इसमें ट्विस्ट है। टिकट ये मांगते नहीं, दावेदारी ये पेश नहीं करते, लेकिन इनके लिंक हर व्यक्ति के साथ हैं जी। चाहे वो हजका रही हो, चाहे वो भाजपा रही हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो जी। और दोस्तों, संबंध ऐसा नहीं है कि भाई 5 मिनट वाले या एक मीटिंग हो गई कॉफी वाले। अच्छे पारिवारिक संबंध जो हैं आपके हैं। बिल्कुल। देखो विशाल भाई, क्या होता है कि पार्टी, जो राजनीतिक पार्टियां जो होती है ना, उसमें हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं। और ये मैं तो बड़ा सौभाग्य समझूंगा कि जैसे बहुत छोटी सी उम्र में मैं चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, और मुझे राजनीति ऐसी सामाजिक फील्ड में मुझे काम करने का मौका मिला, लोगों की सेवा करने का मौका मिला। उसी के माध्यम से मैं नेताओं से जुड़ा, और नेताओं से भी जो मेरी ज़िंदगी में जितने नेता मेरे से मिले, मुझे गर्व है उन नेताओं पर भी, खुद पर भी, कि मुझे हर किसी नेता से कुछ न कुछ सीखने को मिला है। बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों जो ये कह रहे हैं सीखने को बहुत कुछ मिला है। पार्टियां आती हैं, गठबंधन होते हैं, फिर मर्ज हो जाती हैं, तो उस सिचुएशन में कार्यकर्ता की क्या हालत होती है, क्योंकि इन्होंने जो काम कर रखा है ग्राउंड लेवल पर, वोट मांगने के लिए वही बड़े नेता तो कम जाते हैं, दिनेश भाई जैसे लोगों को ज़्यादा नीचे एक्टिव किया जाता है। भाई ये 5 गलियां हैं, यहाँ बंदे ढूंढ के ले आओ, इसी तरह होता है ना सर? देखो, निसंदेह क्या होता है कि जब हम किसी क्षेत्रीय पार्टी से जुड़े होते हैं ना, और उस पार्टी का कभी मर्ज होना हो जाए, तो क्या होता है कि नेता तो नेता ही होते हैं, वो जहाँ भी जाएंगे वो नेता ही रहेंगे। ज़्यादा समस्या वो कार्यकर्ता के साथ आती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को तो बस एकदम ऐसा हो जाता है जैसे नीचे आसमान ऊपर धरती जी। क्योंकि उनका भविष्य, उनकी मेहनत, उनका खर्चा, क्षेत्रीय पार्टियों में खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और क्षेत्रीय पार्टियों में जो खर्चे होते हैं वो कार्यकर्ताओं को अपने दम पर करने पड़ते हैं। जी। तो मेरे हिसाब से तो मेरे को क्षेत्रीय पार्टी का बहुत तजुर्बा है लेकिन मैं अब फिलहाल मैं बहुत अच्छी जगह हूँ। जी। तो आप जिस अच्छी जगह हैं उसका नाम है भाजपा। जी, भारतीय जनता पार्टी। तो अब एक सवाल है, वो इस पार्टी से संबंधित मैं ज़रूर पूछूंगा आपसे। दायित्व भी इन्होंने आपको दिया हुआ है जिला मीडिया प्रभारी का। जी। तो मीडिया संभालते हैं आप यहाँ पर। जी जी जी। और लोग कहते हैं कि भाई मीडिया को जो है गोदी मीडिया बना दिया भाजपा ने। कहाँ तक सहमत है इस बात से? देखो विशाल जी, आप पत्रकार हो और सोनपत्र चैनल के पत्रकार हो, और मैं सोनीपत से हूँ, आप छोटे भाई हो। मुझे पता है कि आपसे निर्भीकता और आपसे जो बोल्ड सवाल पूछने वाला पत्रकार कमी है शहर में, मैं मानता हूँ, ऐसे मेरा मानना है। लेकिन जहाँ तक बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है, ये सामने वाली जो पार्टी है, जो हमारी विपक्षी जो पार्टी है, कांग्रेस की बात करूँ मैं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं। अब मुद्दे नहीं होते, वो जो मुद्दे उठाते हैं उनको मीडिया लेता है। अब मीडिया उस पर वेरीफाई कर दे तो फिर वो गोदी मीडिया होते हैं। अभी पिछले दिनों जब हमारा बिहार में चुनाव था, आपने देखा होगा, तो बिहार के चुनाव में उन्होंने वोट मांगी कि भाई हरियाणा के राई विधानसभा क्षेत्र में कोई ब्राजीलियन कोई मॉडल थी, उसकी 22 जगह वोट मिली। अब पहले दिन वो ऐसी जगह, वो मंच के माध्यम से वो भाषण में ऐसी बातें बोलते हैं, अगले दिन जो मीडिया है, आप जैसे भाई जो पत्रकार भाई हैं, वो विश्लेषण करके पता करते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ थी ही नहीं, सब बोगस है, उनका बयानबाजी बोगस है। तो इसको जो आप दिखाओगे, आप सच्चाई तो सच्चाई दिखाओगे, आप सच्चाई दिखाओगे तो उसको कैसे आप गोदी मीडिया बोलोगे। और आज जिस प्रकार से भारतवर्ष में, जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस टाइप से भारतवर्ष को एक पूरी विश्व की चौथी महाशक्ति के रूप में जो उभारा है, इससे पहले जितनी सरकार है उन्होंने तो बंदर बाटो लूट खसोट की है। आज आप कहीं भी जाओ तो आप इंडियंस हो तो आपका स्वाभिमान बढ़ता है, जब से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व हरियाणा प्रदेश में और देश में है। जी, मैं धन्यवाद आपका करूँगा, तारीफ आप कर रहे थे मेरी थोड़ी सी। और उसी वह में जो ये बिहार का मुद्दा आपने छेड़ दिया,
तो ये सोनीपत की जनता ने भी देखा है, भाजपा के कार्यकर्ता ही टिकटें दिखा रहे थे और वीडियो हमारे चैनल पर है वो, और जिला अध्यक्ष मना कर रहे थे हमने टिकटें नहीं बांटी, कार्यकर्ता भाजपा के कह रहे थे जी हमने ही टिकटें बांटी हैं, वहाँ जाने वाले जो पैसेंजर्स थे वो भी कह रहे थे कि हमें टिकटें भाजपा ने दी हैं। बहरहाल इस मुद्दे को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि अब तो सरकार आपकी है, बिहार में चुनाव आप जीत चुके हैं, पहले भी हमारी थी जी। लेकिन फिर भी आपके कुछ नेता कह रहे थे जंगल राज खत्म करेंगे, तो उनसे पूछते थे लोग भैया किसका जंगल राज खत्म करने वाले हो। वो जंगल राज जो था ना, जो अपने आप को ये कह रहे थे ना कि भाई जो फिलहाल जो गठबंधन जो बिहार में काम कर रहा है उस गठबंधन को हटा के और हमें लेके आओ, तो जंगल राज वो था। जंगल राज हमारा जंगल राज कभी भी नहीं था, हमारा तो राम राज्य है। राम राज्य है, भाईचारा, प्यार, प्रेम और सात्विकता और आध्यात्मिकता का राज हमारा जी। और जहाँ तक आपने बिहार की जो वोटर की जो बात आपने बोली, वोट जो, मैं एक बात बोलता हूँ कि ये एक महापर्व होता है, वोटिंग एक महापर्व होता है। अगर जो विशाल जी मान लो अगर जो कोई आपका पड़ोसी है, कोई बिहारी, कोई प्रवासी भारतीय यहाँ, प्रवासी को बिहारी भाई यहाँ रह रहा है और वो वोट डालना चाहता है, अपने मत का प्रयोग करना चाहता है और सक्षम नहीं है, और अगर जो उसकी आप 1% यूँ मदद कर दो कि भाई ये ले तू महाप्रभु, हम मिठाई का डिब्बा देते हैं दिवाली पे, किसी भी त्यौहार पे, वो 1500 से कम जाता। एक मान लो किसी भी प्रकार किसी ने भी कोई हेल्प कर दिया, आपने कर दी, मैंने कर दी, और उस महाप्रभु में जाके अपने परिवार से मिलाए और अपने मत का प्रयोग कराए, तो इससे बढ़िया और क्या होगा। ये मोदी है तो मुमकिन है कि आप अपनी जितनी जो भी आपकी जो इच्छाएं हैं, आपका जो मत है, आपका जो आपके विचार में है, आप किसको बनाना चाह रहे हो, किसको हराना चाह रहे हो। अब वो इतने प्रवासी जो यहाँ थे अपने भारतवर्ष, जो हमारे हरियाणा में थे या कहीं भी थी, उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया किसी भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता द्वारा। आप मुझे कोई भी वीडियो, कोई भी क्लिपिंग मुझे ऐसी दिखा दो कि जिसमें हमारे किसी भी कार्यकर्ता साथी ने वोट की अपील की हो, किसी ने नहीं। तो ऐसा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो आज जो भारतीयों की जो दिल पे जो राज कर रही है ना, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और नीतियां है ना, जो वो जो उनके माध्यम से आज ये देखने को मिल रहा है। जी। एक वाक्य इन्होंने जो है यूज़ किया है, मोदी है तो मुमकिन है। तो दोस्तों मोदी है तो मुमकिन है के साथ जो है मैं इस बात को विराम दूंगा। आगे बढ़ते हैं, दिनेश जी के बारे में चर्चा करेंगे। इनका बड़ा संबंध रहा है अलग अलग पार्टियों से। तो रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों का जो आपने जिक्र किया, तो भाजपा में जहां पर आप हैं, अच्छी जगह आप बता रहे हैं, जो एक आरोप और लगता है कि भाजपा ने रीजनल पार्टीज को खत्म कर दिया। विशाल जी, कोई किसी के कहने से कोई खत्म नहीं होता खत्म होता है अपने कर्मों से, अपनी नीतियों से। जब हमारा जो विजन है ना, क्षेत्रीय पार्टी का विजन क्या था, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां जो भी रही हैं, अब आप जो आज जो इनेलो और जो जेजेपी में जो लड़ाई चल रही है, उनकी पारिवारिक लड़ाइयाँ हैं, वो लोभ लालच की लड़ाई है। जब लोभ लालच से ऊपर हो गए, अभी पीछे कांग्रेस में आपने खलबली मच रही है, अब एक यात्रा भी चल रही है, सद्भावना यात्रा, उसमें भी वो एक दूसरे को एलिगेशन लगा रहे हैं कि हम तो फलाने नेता ने मार दिए, पुत्रमों ने मार दिए, इसने मार दिए। तो जब तक आप उन चीज़ों से ऊपर नहीं उठोगे ना, जब तक कैसे आप राम राज दे पाओगे। और क्षेत्रीय पार्टियों का तो एक अपना वर्चस्व जो होता है ना, वो ना तो कार्यकर्ताओं की सोचते, ना उनको कुछ लेना देना होता। अब हमारे से जो पार्टियां जो जुड़ी, हमारा जो कार्य करने का जो तरीका है, अब हरियाणा में 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहले जो मुख्यमंत्री थे आदरणीय हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने 9 साल के करीब हरियाणा में राज किया, और 9 साल में उन्होंने जो हरियाणा का जो जितना जो पिछला सिस्टम था, जो भ्रष्ट सिस्टम था, उसको उखाड़ फेंक के और एक ऐसी राज की स्थापना की कि आज बिना खर्ची, बिना पर्ची के आप देखो, एक गरीब का, मजदूर का बेटा आज गेस्टेड पोस्ट पे गया हुआ है, और किसी का कोई भेदभाव नहीं, ना यूँ पूछते भी तेरी जाति क्या है, ना यूँ पूछते भी तू कहाँ से है, तेरा क्षेत्र क्या है। पहले की सरकारों में तो विशाल जी मैं आपको बताऊं, पहले तो नाम लिखना है ना, जो नाम, मेरा नाम दिनेश है, तो पीछे टाइटल पे पंगा होता था। अब वो पंगा नहीं है, आपकी काबिलियत हो आप, तो आप चाहे मुख्यमंत्री का बेटा हो और एक मजदूर का बेटा जो लायक है, तो वो उस पोस्ट पे जाएगा, उस सीट पे जाएगा। आदरणीय मनोहर लाल जी एक ऐसी भूमिका तैयार करके चले गए, और उन्हीं की पच्चीनों में चलते हुए आज नायब सिंह सैनी जी की जो सरकार है, आप देखो किस टाइप से एक
आदमी की मैन टू मैन जो समस्या उनका भी निरंकन हो रहा है। आप देखो, पहले जो बिजली आप बैठे हो, आप 24 घंटे में 24 के 24 घंटे बिजली है। अगर जो करप्शन की कोई भी शिकायत मिलती है, तुरंत एक्शन है। तो आम पब्लिक को क्या चाहिए? यही तो चाहिए। जी जी घोटाले की बात करी दिनेश जी ने, तो दिनेश जी पे जो है मेरा कोई पर्सनल कटाक्ष नहीं है। अभी हाल ही का वाकया है, नगर निगम में से 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है, प्रॉपर्टी आईडी का मामला था। जी तो दोस्तों, एक जो आदमी नौकरी कर रहा है ना सरकारी, क्या आपको दिनेश जी पर्सनली ऐसा लगता है कि पत्ता भी हिला सकता होगा वो अपनी मर्जी के बगैर, जब तक अपर इन्वॉल्वमेंट ना हो? देखो, मेरा तो वैसा मानना ये है कि देखो, अगर जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ तो मेरे ख्याल से किसी की शिकायत नहीं थी। वो जब भ्रष्टाचार उजागर हुआ तो तुरंत जांच गिरी, और आज भी सरकार ने जांच बैठा दी उनके ऊपर। तीनों को तो मौके पे किया ही किया, और भी जितने भी जो इसमें इन्वॉल्व होंगे ना, सब पे जांच गिरेगी। अब मैं हूँ, मेरे बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री थोड़ी जानते मेरे अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं। अब मैं अपनी सीट को ले कितना ईमानदार हूँ, कितना क्या हूँ। अब मैं भारतीय जनता पार्टी का मीडिया प्रभारी हूँ। मैं अपने पद के साथ न्याय करता हूँ कि न्याय करता हूँ तो मुझे आगे बढ़ोतरी मिलेगी। मैं अन्याय करता हूँ तो कोई ना कोई जिस दिन नोटिस में आती चीज़ें, उस दिन उसको उठा के बाहर पटक देते हैं। जी तो ये तो इससे अच्छा क्या आपको उदाहरण मिलेगा कि सोनीपत की नगर निगम में आपको भ्रष्टाचार उजागर हुआ, और सेम डे में ही मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर के माध्यम से सोनीपत वासियों को ये पता चला था कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जब वो अधिकारी सस्पेंड हो चुके। और अभी भी ये है कि जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जितने भी लिप्त हैं, सबको, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो ऐसा राज जो आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो चला रहे हैं, ऐसा राज की कामना तो हर भारतीय और हर हरियाणावासी करते हैं कि परमात्मा ऐसे ही हो। और हमने तो एक नारा दिया है कि एक बार भाजपा तो बार बार भाजपा। अच्छा, हाँ जी। चलिए दोस्तों, अब बात यह है कि भाजपा से जो है दायित्व मिला हुआ है, तो चाहते भी होंगे तो भी कुछ बातों को दबाना पड़ेगा। बाकी चर्चा को आगे लेकर के चलते हैं। जो क्षेत्रीय पार्टियों की मैं बात कर रहा था दोस्तों, यहाँ सीखने वाली काफ़ी चीज़ें मिलेंगी आज दिनेश जी से। चर्चा जो है ना, बड़ी गंभीर चर्चा है, विषय समझने वाले होंगे यहाँ पर। हजका नाम की एक पार्टी थी जी और कांग्रेस से निकली थी ये, जी हरियाणा जनहित कांग्रेस। जी तो बिल्कुल दोस्तों, एक पार्टी निकलती है कांग्रेस से, हरियाणा जनहित कांग्रेस। जी। और दिनेश जी लगभग 7 वर्ष, जहां तक मुझे जानकारी है, 7 से 8 वर्ष आप जिला अध्यक्ष का जो है कार्यभार वहां निभाते हैं। युवा जिलाध्यक्ष युवा जिलाध्यक्ष का, ग्रामीण भी शहरी भी। जी। तो कुलदीप बिश्नोई जी के साथ जो हैं आपके बहुत नज़दीकी संबंध जो है बताए जाते हैं। कुलदीप जी मेरे नेता हैं, और कुलदीप जी के साथ मेरे राजनीतिक संबंध ना होंगे, मेरी पारिवारिक संबंध है। आज वो भी हमारी फैमिली का, परिवार का हिस्सा है, और मैं भी उनके परिवार का हिस्सा हूँ। कोई भी पारिवारिक कोई भी फंक्शन होता है तो एज ए कार्यकर्ता नहीं बुलाते हो, एज ए परिवार के मेंबर। पीछे भव्य बिश्नोई जी की शादी थी, उसमें हम बाराती बन के गए थे। उससे पहले इलेक्शन में भी गए थे आप? जितने भी आदमपुर या हिसार लोकसभा के जितने भी चुनाव हुए हैं, मुझे जब से मैं हजगा से जुड़ा था, हर चुनाव में मैंने काम करने का मौका मिला। और कुलदीप जी को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, और चौधरी बजनाल जी परिवार जी को बहुत नज़दीक से देखा है। और हजका का जो था, जो कांग्रेस का था, कांग्रेस जब 2005 में जब कांग्रेस ने चुनाव उड़ा, तो उस टाइम जो चौधरी बजनलाल जी पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके चेहरे पर चुनाव उड़ा गया था। और उसी की बदौलत 67 सीटें एमएलए की हरियाणा विधानसभा में आई थी। लेकिन वो कांग्रेस का तो कल्चर है, पीठ में छुरा घोपना और धोखा देना। वो धोखा दिया तो उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब जो कुलदीप बिश्नोई जी का जो व्यक्तित्व है, वो आपकी तरह है। वो जैसे विशाल जी आप हो ना, ऐसे ही हैं वो दिल के साफ हैं। उनको राजनीति छल कपट नहीं आती। उन्हें फैसले लिए, उन्हें 2007 में नई पार्टी बना दी। और हम उस टाइम युवा थे। मैं 2004 में जब पंचायत चुनाव आए तो मैं ब्लॉक समिति मेंबर बन के आया था। हमारे राई विधानसभा से हमारे जो रमेश कौशिक जी हैं, वो यहाँ से
विधायक भी थे और हरियाणा सरकार में चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी थे। पार्टी कौन सी थी उस वक्त? शुरू में तो कांग्रेस थी यहाँ पे। 2004 में मैंने चुनाव लड़ा। ये सुनने वाली, नोट करने वाली चीजें हैं दोस्तों, और कभी कभी मौका मिलता है और मैं फिर कहूँ ऐसी चर्चाएं विशाल वशिष्ठ लेके आएगा आपके सामने। कंटिन्यू कीजिए। मैंने आपको ये बोला कि हजका बनी 2007 में जी। मैंने चुनाव, ब्लॉक समिति का चुनाव मैंने जीता 2004 में। तो क्योंकि राई ब्लॉक लगता है हमारा जी, राई ब्लॉक लगता है, तो राई ब्लॉक में हमें लोगों को जो काम कराने होते हैं, तो यहाँ से हमारा स्थानीय विधायक थे वो श्री रमेश कौशिक जी बन के आए थे। तो पहले राजनीतिक जो मेरा पर्दापण हुआ वो मेरा ब्लॉक समिति की मात्र 22 साल की उम्र में हुआ, और 22 साल की उम्र में चुनाव जीत गए और रमेश कौशिक जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और ब्लॉक समिति मेंबर के तौर पे मैं बन गया था, लेकिन मैंने जो उस टाइम पे जो काम कराए मैंने अपने क्षेत्र में, मेरा गांव कतलुपुर है, नारी से सटता है, मेरा जो ब्लॉक लगता है वार्ड नंबर 9 लगता था, नारी और कतलुपुर। तो विशाल जी मैंने जो काम कराए जो गांव में, चाहे कोई भी काम आ गया, वो मैंने गांव में भी काम कराए, नारी गांव में भी काम कराए जी। और नारी गांव का तो मेरे भी इतना एहसान और इतना प्यार उन्होंने मुझे दिया कि उस टाइम पे जब मैंने चुनाव लड़ा तो मेरा गांव छोटा सा है, कतलुपुर ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। तो हम वहाँ से 2 उम्मीदवार थे एक गांव से, वो मेरा साथी था, साथ खेलते थे, हम दोनों बराबर के खड़े थे। और नाहरी गांव में एक बहुत बुजुर्ग आदमी ने चुनाव लड़ा था हमारे सामने, और नाहरी गांव में एक तरफा मेरी जीत थी, मेरे ख्याल से 139 कुछ ऐसी कुछ वोटों से मैं जीत के आया था नाहरी गांव से। तो उस गांव ने मुझे इतना प्यार, इतना प्रेम आज भी देते हैं मेरा, क्योंकि मेरी स्कूलिंग जो मैंने 9वीं और जो 10वीं क्लास की थी वहीं से की थी, वहीं मैं क्रिकेट खेला उनके साथ। तो मुझे मेरे गांव जैसा लगता है नाहरी गांव, कई तो मुझे नाहरी गांव का ही मानते हैं, नाहरी गांव से हूँ मैं। तो वो एक काम करने का मौका मिला। फिर वहाँ पे जो पंचायती जो सिस्टम था उस टाइम, वहाँ के जो उस टाइम पे जो हमारे जो सरपंच थे उनका सस्पेंशन या उनका बस्ता जमा था, तो पंचायत के भी काम मुझे करने का मौका मिला। तो उस टाइम जो विधायक जी थे उन्होंने मेरे को फुल पावर दे रखी थी कि मैं जो चाहूँ वो काम कराऊँ। तो बस मैंने वो ओरा देखा, गली बननी है तो पाट दो, गली बना देंगे जी। हाँ। तो वो उससे बस वहीं से मेरे को ये लगा भी राजनीति अच्छी है, जन सेवा करने का एक अच्छा माध्यम जी। तो दोस्तों एक बात तो ये कि कांग्रेस में भी काम किया, इसका मतलब एमपी साहब के साथ थे, तो फिर हजका में भी काम किया, तो दोनों का एक्सपीरियंस है। मैं क्षेत्रीय पार्टी पर फिर लेकर के आऊँगा चर्चा को। सेंटर में आप ही रहेंगे आज, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी कुछ ना कुछ सीखे। जी। पता लगना चाहिए कि पार्टियों के हेर फेर में जो जनता पर असर आ जाता है वो कैसे आता है, क्योंकि एक पार्टी अलग बनती है बिश्नोई जी की, हजका जी। लास्ट में जाकर के वो फिर कांग्रेस में मिल जाती है जी। और आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि बिश्नोई जी भाजपा में हैं। जी, भाजपा में है। उनका जो बेटा है भव्य बिश्नोई, आज वो हरियाणा प्रदेश का युवा प्रभारी है पूरे प्रदेश का, और आज बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में हैं कुलदीप बिश्नोई जी, और काफ़ी आज से नहीं काफ़ी दिनों से हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि हजका तो खत्म हुई है? देखो मैंने आपको एक बात बोली कि क्षेत्रीय पार्टी ने कुछ डर्रे पिटे की होती है। उस टाइम पे भी हजका जो पार्टी थी उसका जो गठबंधन था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था, और जब 2014 का जो चुनाव हुआ वो गठबंधन पे लड़ा गया था, गठबंधन जीत के आया था। जब यहाँ से पहली बार सांसद के तौर पर रमेश कौशिक जी आए तो गठबंधन के उम्मीदवार थे यहाँ से। मैं रोकूंगा बीच में, बात फिर वही आ जाती है, जहां जहां गठबंधन करते हैं वहां वहां मामला बिगड़ जाता है। हजका का बिगड़ा, जेजेपी का बिगड़ा। सोनीपत की बात करूँगा तो पार्षदों के जो चुनाव थे, जेजेपी के जितने पार्षदों को जो कैंडिडेट थे सारे हार गए थे। मैंने बताया ना, कुछ क्षेत्रीय पार्टी का ना, थोड़ा सा क्षेत्रीय पार्टी और जो राष्ट्रीय पार्टी है उनके मुद्दे अलग होते हैं, उनका विजन होता है। क्षेत्रीय पार्टी का विजन क्या, कोई ऐसा विजन नहीं होता, उनको थोड़ा सा भी ट्रैक से थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो उनका जो विजन है वो ध्वस्त हो जाता है। जी। तो दोस्तों अब थोड़ी और चर्चा करते हैं दिनेश जी के बारे में। क्रिकेट के भी शौकीन हैं जो मुझे जानकारी मिली है, तो क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है आपको? अब तो कहाँ, अब तो एज बहुत होगी। जब स्कूल कॉलेज में थे तो बहुत ज़्यादा शौक था। मैं इंटरनेशनल खेला हूँ जाट कॉलेज की तरफ से जी, और बहुत संघर्ष किया है मैंने, मतलब पढ़ाई के साथ साथ है ना। ये भाजपा वालों की भी तो क्रिकेट टीम है, उसमें कभी जाते नहीं आप? अभी खेले थे हम, स्वर्ण कमल टूर्नामेंट हुई थी हमारी राय स्पोर्ट्स स्कूल में जी। उसमें मैंने खरखोदा, जो मेरा विधानसभा क्षेत्र खरखोदा लगता है,
तो हमने आदरणीय विधायक पवन खरखोदा जी के नेतृत्व में हम खेले थे वहाँ पे और रनर अप आए थे। अच्छा, हाँ जी। तो ये बैटिंग करना पसंद है आपको, बॉलिंग करते हैं आप? बैटिंग ही करता था मैं। अच्छा, जी। तो फिर कैसे खेलते हैं, डिफेंस खेलते हैं? अब तो कुछ भी नहीं खेलते, जब खेलते थे अच्छा। उस टाइम जो था, उस टाइम पे जो चलता था ठीक था, बस उस टाइम क्रिकेट ठीक खेलता था मैं। अच्छा, अभी आप एक बात कह रहे थे इसी चर्चा में कि किसी व्यक्ति को चूज किया जाता है उसकी काबिलियत देख करके, जी तो क्रिकेट में भी शायद ऐसा ही रहता होगा, जी। काबिलियत देख करके चूज किया जाता है। क्षेत्र में तो बिल्कुल। एक नाम आता है जय शाह का। देखो, जैसा प्लेयर नहीं है वो, बोर्ड के हमारे जो चेयरमैन है वो, और जैसा कि नेतृत्व उनके लीडरशिप में आज आप देखो भारतीय क्रिकेट बुलंदियों को छू रहा है। आप वर्ल्ड कप देखो, वर्ल्ड कप में अनबीटेबल 10 मैच लगातार जीते, फिर अभी T20 वर्ल्ड कप जीता, अभी जीतते ही आ रहे हैं। कौन सा वो तो सर प्लेयर्स खेल रहे हैं ना वहां पे, तो देखो जब तक अब उसके अंदर ये क्रेडिट कैसे ले रहे हो? मतलब ये वो भाजपा फैक्टर आपके अंदर बस गया, मुझे लगता है। भाजपा फैक्टर नहीं है विशाल जी। अब प्लेयर खेलता है वहां पे, 6 मारता है, 4 मारता है, हाफ सेंचुरी, तो उसमें क्रेडिट भाजपा कैसे ले सकती है? घर का मुखिया तो है ना, और जो चलो भारतीय जनता पार्टी की भी जब आप कोई भी एक छोटा भी खिलाड़ी, मतलब हमारा जो आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे वो अभी आपने देखा विकलांग लड़कियों की टूर्नामेंट थी, अभी पीछे थी वो अपाइज लड़कियों की टूर्नामेंट थी, वो जो थी, उसके बाद हमारी जो हमारी बहनों ने अब फिर टूर्नामेंट जीत के आई थी, अभी हमने 2020 सीरीज जीती है। मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री जी 1 to 1 मैन टू मैन मिलते हैं, तो उससे जो प्लेयर होते हैं ना वो बूस्टअप होते हैं, और बूस्टअप होते ही ये जो रिपोर्टिंग होती है, जैसा जी जो है, जैसा जी की जो पॉलिसीज हैं बोर्ड की, उस पॉलिसी के दम पे तो आज एक गरीब का बच्चा भी क्रिकेट खेलता है। आप रिंकू सिंह को देखो, रिंकू सिंह कितने साधारण परिवार का लड़का था, कहाँ से कहाँ पहुंच गया, बहुत साधारण। MS धोनी भी बहुत साधारण परिवार से थे, बिल्कुल। हार्दिक पांड्या, वीरेंद्र सहवाग भी बहुत साधारण परिवार तो से थे, और हालांकि उस टाइम भाजपा की सरकार नहीं थी। देखो उस टाइम ठीक है, अब जो आप प्रतिभा को नहीं दबा सकते, प्रतिभा को नहीं दबा सकते, लेकिन उस टाइम पे जो सेलेक्टर्स थे ना, अब कोई बंदा मान लो 10 मैच देख के 10 मैचों में स्कोर कर रहा है, आप उसको क्या छुपाओगे? लेकिन जो अब जो प्रतिभा है ना, अब प्रतिभा छोटे लेवल पे, स्कूल लेवल पे भी जो ना, अंडर 20, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, उस पर भी सरकार की निगाहें रहती हैं। हमारी जो स्कूल स्पर्धाएं होती हैं, मान लो हरियाणा सरकार की है, यहाँ से कोई टैलेंट है, अभी आपने देखा जितने भी हमारे हरियाणा के जितने खिलाड़ी हैं, जितनों ने भी पार्टिसिपेट किया, जो मेडल लेके आए, माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे मिलते भी हैं, उनको सम्मानित भी करते हैं, उनको नौकरियां भी देते हैं, उनको आगे, जैसे अभी हमारा नीरज चोपड़ा जी हैं, और जो हमारा जो अमित भाई था, शायद छोटे जो बाला फेंक था, तो एक खिलाड़ी को क्या चाहिए? मान सम्मानित चाहिए, मान सम्मान, उनका भविष्य सेफ हो जाता है, तो सरकारी पॉलिसी तो वही है जी। तो दोस्तों, मान सम्मान के अलावा अभी पीछे खबर आई थी, बास्केटबॉल ग्राउंड में जो है एक प्लेयर की मृत्यु हो गई थी जी। खैर उस विषय पर नहीं जाएंगे, बात कर रहे हैं प्रतिभा की। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा, दायित्व होता है ना जिस व्यक्ति पे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चाह कर भी जो है दबी हुई कुछ बातें होती है, नहीं निकाल पाता है, तो इस चीज को भी खारिज कर देंगे। खैर दिनेश जी अगर मैं पूछूंगा तो कहेंगे नहीं, कुछ दबा हुआ नहीं है। पर प्रतिभा की जब बात आती है, एक दायित्ववान जो व्यक्ति होता है जैसे आप हैं, तो वो अपनी पार्टी को बचाने का प्रयास करता है, आरोपों को खारिज भी करता है, वो कहता है नहीं, दाग धब्बा नहीं लगना चाहिए। दूसरा, आपने काम भी किया है सभी के साथ, चाहे बिश्नोई जी हों, चाहे कौशिक साहब हों, और अभी हाल फिलहाल में जो है आपने नए लोगों को ज्वाइन भी करवाया भाजपा में। एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, राठधाना फेमस गांव है हरियाणा का जी, तो अच्छी बड़ी ज्वाइनिंग आपने कराई, तो सेवा में तो आप लगे रहे। लेकिन अब जो प्रश्न है वो ये है, प्रतिभा की जो बात हो रही थी, बिहार में एक व्यक्ति बिना चुनाव लड़े जो है नेताजी बन गए, मामला सामने आया था। अब अगर उस प्रतिभा वाली बात को मैं करूं, तो क्या दिनेश अत्री के अंदर प्रतिभा दिखाई नहीं देती भाजपा सरकार को? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जितने भी मेरे वरिष्ठ नेता हैं, जितना मेरा शीर्ष नेतृत्व है, वो मेरी प्रतिभा को देखे, परखे, और मुझे भी मौका दे। मुझे वैसे मौका ना दे, मुझे चुनाव लड़ाए, मुझे किसी भी, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ। मुझे जहाँ पार्टी लगे, जहाँ पार्टी को लगेगा कि दिनेश अत्री यहाँ पर एक
किसी भी प्रकार से कोई भी जैक के तौर से मैं काम कर सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल आधी रात को भी तैयार हूँ। बाकी मेरी कोई निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा करना अपना वो है, बहुत अच्छा लगता है पार्टी के साथ जुड़ के रहना, और ऐसी पार्टी के साथ जिससे मेरा स्वाभिमान बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। कई बार ऐसा प्रतीत तो नहीं होता, अंदर भावना तो नहीं आती कि पार्टी ने कुछ लोगों को ऐसा रखा हुआ है कि जिनके ग्राउंड पे थोड़े लिंक हैं और उनका इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, तो पार्टी ऐसे करती है कि दिनेश ये मैनेज कर सकता है, इसको यहाँ भेजा जाए। फिर दूसरी पार्टी भी देखती है, बड़ा नेताजी ये देखता है, कहता है यार दिनेश के अंदर ये टैलेंट है, इसको इस तरह से इस्तेमाल कर लें हम। तो विशाल जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। ये तो खासियत है कि यहाँ किसको अंत्योदय की सरकार है। ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अंत्योदय की बात तो है। हाँ। नेताजी तो दूसरे बनते हैं ना। कांग्रेस में हजका का विलय हो गया, हजका के नेताजी भाजपा में आ गए, कांग्रेस के नेता भी भाजपा में आ गए, कांग्रेस के नेता भाजपा में आके विधायक बन गए, अत्री जी वहीं के वहीं हैं। ये फीलिंग की बात कर रहा हूं मैं, इस पर क्या कहेंगे? अभी तक ऐसा मैंने कुछ सोचा भी नहीं है, और कभी सोचेंगे जब हमारे जो नेताओं को देखो, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, मैं आपको बताऊं, आपने कभी मनोहर लाल खट्टर जी का जो नाम था ना, आपने कभी नाम नहीं सुना हुआ? पहले उनको चुनाव उड़ा के उनको मुख्यमंत्री बनाया। मनोहर लाल खट्टर जी का नाम तो सोनीपत में बड़ा वायरल हुआ है सर। वो नहीं, मैं उस टाइम ही बात कर रहा हूँ जो मुख्यमंत्री बने जी, क्योंकि दावेदार बहुत थे जी। अब जैसे ही उनका कार्यकाल हुआ, उनको उनकी सेवाएं हुई, पार्टी को लगा भी इनको अब इनकी सेंटर में सेवाएं ली जाएं, उनका जो तजुर्बा था वो तजुर्बा केंद्र में लगा जाए। अब नायब सिंह सैनी जी बहुत साधारण परिवार के, बहुत गरीब परिवार के, बहुत साधारण परिवार के एक समर्पित कार्यकर्ता रहे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। और मैं बात करूं अगर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की, मनोहर डोली जी की, आप देखो 2019 में विधायक का चुनाव लड़ते हैं वो, फिर जिला अध्यक्ष बनते हैं, फिर प्रदेश महामंत्री बनते हैं। आज देखो कहाँ बैठे, एक साधारण से परिवार। कभी अब ये जो मुद्दा छेड़ दिया है ना, मेरे को प्रश्न लेना पड़ेगा यहाँ पर, नहीं तो फिर जनता कहेगी कि विशाल ने प्रश्न लिया नहीं, छोड़ दिया ये। एक तो प्रश्न यहाँ पर ये है कि एमपी का चुनाव हार गए थे, एमपी का चुनाव हारने के बाद प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया जी। ये एक पॉइंट आता है और सवाल भी आता है, भाई ऐसा कैसे? आपको क्या लगता है? देखो विशाल जी, ये तो ना जो हमारे जो सीनियर, जो वरिष्ठ, जो श्रेष्ठ जो नेतृत्व है ना हमारा ऊपर जो बैठा है, ये तो फैसला उन्होंने लेना है। दूसरी बात क्या होता है कि राजनीति में हार जीत तो चलती रहती है जी, हार से कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े इंदिरा गांधी जी भी आ रही हैं, राजीव गांधी जी भी आ रहे हैं, ये कोई जो प्रधानमंत्री भी रहे ना वो भी आ रहे हैं। राजनीति में हार जीत चलती रहती है, ये एक गेम होता है, हार जीत से कुछ नहीं होता। अब मोहनलाल जी में जो संगठनात्मक जो था, अब पार्टी के नेतृत्व को लगा कि भाई ये संगठन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और किया भी उन्होंने। आप देखो जितने भी हरियाणा में नगर निगम चुनाव थे, विधानसभा चुनाव थे, लोकसभा चुनाव थे, पहली बार हरियाणा में बगैर किसी गठबंधन की सरकार बन के आई है, और उन्होंने अपनी सीट का त्याग कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं 90 के 90 विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। अब वो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने आप देखो अब सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। तो जी, भारतीय जनता पार्टी का मेरा आपसे कहना मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा जो भी कार्यकर्ता है ना, हमारा जो भी कार्यकर्ता है, आज अखबार में मोहन भागवत जी का बयान आया था कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी, कोई भी कार्यकर्ता ये कद और पद को सोच के नहीं आए और संघ को ज्वाइन ना करे। तो ऐसी विचारधारा से जोड़ो। यहाँ तो जो मांगता है उसको नहीं मिलता, अंत दो, जो जिसको ये देखता ना लाइन के अंत में खड़ा है और कुछ नहीं मांगता, बस आराम से जैसे भगवान के दरबार में जाके आप हाथ जोड़ो, वो देगा जब ठीक है, ना देगा जब ठीक है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी का है, किसके बाग कब खुल जाए कुछ नहीं पता चलता। ठीक है, एक बात आपने कही कि अपनी सीट का भी त्याग किया, तो इससे संबंधित एक प्रश्न लेंगे। और दूसरा प्रश्न दोस्तों जो आप सोच रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए, मामला लंबित है तो चर्चा का विषय वो नहीं हम बनाएंगे आज, और ना तो अत्री जी उसमें सटीक जानकारी दे पाएंगे, ना ही मैं कोई टिप्पणी उस पर करना चाहूँगा। अब जो बात आप कह रहे हैं भाई अपना सीट छोड़ दिया, तो अब वो सीट छोड़ने की जब बात आती है तो ये कभी आप सोचते हैं अकेले बैठे हुए या अपनी मित्र मंडली में या बड़े बड़े नेताओं के साथ जब लिंक हैं, उनसे वार्तालाप होता होगा, तो एक चीज़ आती है, राजीव जैन जी का नाम आता है और एक विश्वासघात शब्द जोड़ दिया जाता है कि उनके साथ हुआ है। क्या कहते हैं इस बारे में?
नहीं, विश्वासघात क्यों? आज मेयर हैं सोनीपत के मेयर, अगर जो मैं राजू जानी, नहीं, ये मेयर वाला चैप्टर बाद का है, ये देखो, वो इंसिडेंट है जो आप पकड़ गए हैं बात को, वहां बात हो रही है विशाल जी, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हो गया कि फॉर्म भरने तक चले गए थे, उसके बाद मुख्यमंत्री आते हैं उनके घर। इसका मतलब कहीं ना कहीं कद तो था पार्टी में, कुछ ना कुछ तो था, मामला संगीन वहां। देखो राजू जैन जी बहुत हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और कविता जैन जी कैबिनेट मंत्री रही हैं, और 2009 में जब बीजेपी के 4 एमएलए थे तो उनमें से एक एमएलए कविता जैन जी थी, तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उनका जनाधार है सोनीपत के अंदर। और जहाँ तक मैंने अभी आपको एक बात बोली थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता में किसी भी प्रकार का कोई लोभ या लालच नहीं होता। वो एक गुस्सा, थोड़ा मोमेंटरी गुस्सा होता है, लेकिन राजू जैन ने फैसला लिया और निखिल मदान जी के फेवर में उन्होंने चुनाव में कंपेन भी की और निखिल मदान जी बहुत भारी बहुमत से जीते। उसके बाद अब खुद ही देखो, पार्टी ने खुद बुला के राजू जैन जी को मेयर की टिकट दे दी कि राजू जी आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, और अब पार्टी ने बोल दिया तो उन्होंने लड़ा। और आप देखो कितने एक सिंगल मेयर का चुनाव कितने बड़े मार्जिन के साथ वो जीत के आए जी। तो यहाँ हर चेहरे की अपनी एक अलग वैल्यू है। और जहाँ तक राजू जैन जी का मैं मानूँ, राजू जैन जी तो मैं तो प्योर जो राजनीति का मानूँ ना, मैं सोनीपत राजनीति में तो राजू जैन जी हैं 24/7। राजू जैन जी से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। आप किसी गली किसी कूचे में जाओ, आपने बता दिया कि जो फलाने गली में वो बता देंगे, तो वो ये बता देंगे उस घर में इस नाम का बंदा रहता है, इस टाइप का गेट है, और उनको मेयर की सीट मिल गई। अब आप देखो कि पूरे भारत में स्वच्छता अभियान में सोनीपत फर्स्ट नंबर पे आया, क्योंकि वो लोग कुल मुद्दे जानते थे। उनका कार्यकाल 8-9 महीने का रहा। 8-9 महीने में जितनी जन समस्या दूर करवा सके उतनी ही करवा सके। लेकिन ऐसा बंदा हरियाणा सोनीपत का मेयर जो सुबह 6-5 बजे अपनी चारपाई त्याग देता है और रात को 12 बजे तक 1 बजे तक कार्यकर्ताओं के बीच में रहता है। मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूं कि भैया दिखाई तो दे रहे हैं, मेयर झाड़ू उठाकर चल रहा है। अब कुछ लोग चाहे तंज कसेंगे भाई फोटो खिंचवाने के लिए चल रहा है, लेकिन भैया झाड़ू उठा करके चलना एज फैक्टर के हिसाब से भी और पद और गरिमा के हिसाब से भी, व्यक्ति जो चल रहा है निकल रहा है कैसे भी चल रहा है दिख तो रहा है, पहली बात। दूसरी चीज जो वो स्वच्छता अवार्ड की करी है उस पर प्रश्न आता है। ये एक ज्वाइनिंग कराई थी अभी हाल फिलहाल में आपने राठधाना से, मोनू राठधाना करके जी। तो जब राठधाना जाते हैं ना जी तो वो एक वो नाला है जी, कवरिंग का 8 नंबर चल रहा है जी। हाँ जी। वैसे तो कई सालों से लंबित है काम, कुछ लोग तो कहते हैं कई करोड़ों के घोटाले हो गए इसमें, कोई कॉन्ट्रैक्टर भाग गया। और आप जब दोस्तों मेरे साथ किए हुए साक्षात्कार देखेंगे, चर्चाएं देखेंगे, कुछ पार्षदों को यही नहीं पता कि वो बरसाती ड्रेन है या गंदा नाला है। चेक कर सकते हैं आप इसको। आर्म ड्रेन की बात कर रहे हो आप? जी बिल्कुल, बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं उनको यही नहीं पता साहब कि ये बरसाती ड्रेन है या ये गंदा नाला है। उसके बाद बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां वो ड्रेन जो कवर हुई है ना उसके अंदर एंट्री एग्जिट पॉइंट नहीं है भाई, क्योंकि जब वो कच्चा था तो उसके अंदर पाइप छोड़ दिए गए मलमूत्र विसर्जन वाले सीवर के। अब कई बार प्रशासन के किसी अधिकारी से बात होती है, ऑन कैमरा तो नहीं हो पाती है, तो वो ये कहते हैं भैया हमारी नजर में तो है नहीं ये। अब सरकार चाहे उस समय भाजपा की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है भाई सबकी नजर में देखते देखते ही काम हो गया, इतनी लाइनें डल गई उसके अंदर, आज वो गंदा नाला ही है जी, और आज उस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। देखो ये ज्यादा नॉलेज तो अब राठधाना की जो मैं बात कर रहा था, जब आप एंट्री में जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे वो डंपिंग यार्ड एक बनाया हुआ है शायद, मुझे प्रतीत तो ऐसा ही होता है। कुछ दिन पहले मैं वहां गया था तो कुछ युवा साथी थे, उन्होंने मुझे बुलाया था, इतना बुरा हाल था वहां पर, वेस्ट फेंका जा रहा था वहां पर, कोई उठाने वाला नहीं, सुध लेने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। एटलस फैक्ट्री है, प्लॉट वगैरह कह रहे हैं कटेंगे उसके अंदर और उस तरह का कोई कॉलोनी का काम होगा, जो भी होगा आएगा जनता के बीच में। पर वहां आज अगर चेक करते हैं तो वहां भी डंपिंग यार्ड बना हुआ है। नंदवानी नगर ओल्ड डीसी रोड दोस्तों, एक पार्क है, कुछ लोग कहते हैं डिस्प्यूटेड जगह है, पर स्टिल वहां कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। दिल्ली रोड बालाजी का मंदिर है, हालांकि वहां तो कमेटी वालों ने लिख रखा है यहाँ कूड़ा फेंकना मना है, पर कुछ पब्लिक भी बहुत समझदार होती है साहब, पब्लिक ही ज्यादा वहां पे कूड़ा फेंक जाते हैं। पर उसके सामने जब आप देखेंगे ना, सेक्टर 14 की एक मार्केट है, वो बहुत
टाइम से ना ऐसे पड़ी हुई है वीरान सी। अब तो टीने हटा दी हैं, नहीं तो वो टीने नशेड़ियों का घर बन गई थी। देखो विशाल जी क्या है, अब स्वच्छता अवार्ड की जब बात आती है तो वो सुइयां भी वहां फेंक के जाते हैं, सुनो, वो सुइयां भी देखो, कूड़े में हैं। और मैं सब ये कह रहा हूं, किसी को लग जाए गलती से बीमारी का शिकार हो जाएगा वो सारी बात व्यक्ति। समझ गया। मैं आप एक चीज बताऊं, क्या इसमें सरकार ही जिम्मेवार है या इसमें मेयर साहब जिम्मेवार है, पार्षद जिम्मेवार है? इसमें जो अपना लोकल जो, जब तक हम खुद को ना ये उंगली यूं की वजह, जब तक हम इधर नहीं करेंगे ना, जब तक काम नहीं बनने वाला। हम सबको सोचना पड़ेगा। सरकार तो पॉलिसी दे सकती है। देखो आप घर घर जो कूड़े का उठान है, सुबह गाड़ियाँ जाती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे किसी ने बता दी कई 100 टन डेली का कूड़ा जाता है उसमें, ठीक है। मैं कहता हूँ अगर जो ये ना होता तो क्या होता, यहाँ टिब्बे लग जाते, पहाड़ हो जाते शहर की गलियों में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। अब इसके लिए तो ना जनता को भी अवेयर होना पड़ेगा। अभी हमें मान लो मैंने कीचड़ बाहर फेंका, तो ऐसी बात नहीं मेरे बाहर भी कोई और बाहर फेंक के जाएगा। तो जब तक जनता अवेयर नहीं होगा ना, जब तक इसका काम चले, इसके लिए तो जनता को अवेयर होना पड़ेगा। इसमें नेता या प्रशासन या अधिकारी बेचारे क्या कर सकते हैं? वो 24 घंटे तो लठ लेके कहीं खड़े नहीं हो सकते। अब डंपिंग यार्ड पे जो कोई कूड़ा डाल के जाता है, वो तभी डाल के जाता है, उसको पता होता है, रेकी कर जाता है कि यहाँ कोई नहीं है, ना प्रशासन कोई अधिकारी आएगा, ना वो डाल के चला जाता है। अब कहाँ ढूंढे कोई? तो चलिए दोस्तों, इनकी इस बात से मैं सहमत हूं कि भाई पब्लिक को भी कहीं ना कहीं जो है ना अपना समर्थन देना पड़ेगा इस मुहिम में। लेकिन बात सरकार की जब आती है तो सफाई कर्मचारी, ठेका प्रथा और दुनिया भर के मुद्दे जो हैं, कई कई दिन जो हैं सफाई कर्मचारी बैठे रहे। देखो ये चीज़ है ना, उसके अलावा मैं अभी रिसेंट एक किस्सा बताता हूं आपको। 2024 का स्वच्छता सर्वेक्षण था, उसमें कुछ वो टॉयलेट्स थे, वो इधर से उधर ट्रांसफरेबल पहिए लगे हुए थे उनके नीचे। हाल फिलहाल में 23 सेक्टर की तरफ मैंने देखा, वो लवारिस पड़ा हुआ है वहां पे। तो कोई भी रीजन हो सकता है डैमेज हो गया हो, खराब हो गया हो, या वो प्रॉपर वर्किंग ना कर रहा हो। अब वो वहाँ है तो देखो, अब शहर में कुछ चीज़ें हैं, उसको कोई ये चीज़ तो है नहीं कि खिड़की दरवाजे में बांध ली जाएगी या किसी विंडो में। अगर जो मान लो आपने टॉयलेट देखा, तो वो टॉयलेट हो सकता है यूजलेस हो, या काम वर्किंग पे ना, प्रॉपर वर्किंग ना कर रहा हो। क्या पता वो पड़ा पड़ा यूजलेस हो गया हो, क्योंकि सड़क जब एक खड्डे होते हैं तो उसको भी रफू कर देती है सरकार। बात आप वाली है। अब वो कितने समय से वहां पर है। गिलास में पानी है, या तो आप ये बोल दो कि गिलास में आधा पानी है, कहते हो गिलास आधा खाली है, ठीक है ना जी। तो वो चीजें दोनों का अपना अपना देखने का तो नजरिया है। अब उस चीज में तो प्रशासन इतना, कोई अधिकारी जिम्मेवार होते हैं, अधिकारी कोई अपनी जिम्मेवारी को साथ उनका निर्वहन करते हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है। हो सकता है उसकी 100 बात हो। दूसरी बात मैं अपने बारे में बताऊं कि देखो, ना तो मैं पार्षद हूँ, ठीक है, कि भाई मुझे गली कुचे नालों का पता होगा। मुझे तो इतना पता है, मैं मीडिया के माध्यम से मैं जो पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ, और जहाँ जो मैं अपने नेताओं की जो मीटिंगें देखता हूँ, या मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह जो मैं देखता हूँ, उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि आज पहले में और आज में दिन दुगनी रात चौगुनी का फर्क है। आज का जो आज और धीरे धीरे ये जो जैसे मैंने पहले बोला, एक बार भाजपा बार बार भाजपा, ऐसे ही अगर चलती है ना 2047 तक, तो आप देखना नक्शा तो वैसे ही चेंज हो गया। जो बंदा सोनीपत में 10 साल पहले यहाँ से छोड़े चलेगा, मैं कह रहा हूँ अगर सोनीपत में आगे अपना घर ढूंढ ले, मैं जिम्मेवारी गारंटी देता हूँ। नक्शा चेंज है, चारों तरफ से हाईवे इतने जबरदस्त, आप देखो मल्टीनेशनल बिल्डिंग है, मॉल्स वगैरह, इतना कहाँ था सोनीपत में ऐसी एक रोडवेज बस सामने से आ जाए तो बराबर में साइकिल वाला नहीं जा सकता। आप जाओ, अब आज मैं अभी जींद हो गया था, 1.5 घंटे में जींद से आ गया हम जी। पुटा पाए, कोई ना कोई पंचर का डर, ना कोई एक्सीडेंट का डर। मैं आपकी भावनाओं की कदर और सम्मान करता हूं, और जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं, पार्टी के प्रति आपका समर्पण भाव जो है नजर आता है। लेकिन एक ओल्ड डीसी रोड है जो राठदाना तक जाता है वापस, वहीं जहाँ से मोनू राठदाना जी को आप लेकर के आए थे, वो रोड सोच के देखिएगा कभी, वो पहले गलत बनाया हुआ था, पहले चौड़ा था वो, या अब गलत बना दिया है वो, और अब उसके ऊपर ना अलग अलग तथ्य देते हैं। उनके कुछ अलग कोई ग्रीवेंसेस हैं होंगे, मुझे भी एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, कुछ है, कुछ जमीन है, कोई नाल है, कोई नाला निकलना है, मुझे एग्जैक्ट उसका नहीं पता। और जिस विषय में नहीं पता हो ना, अधूरी जानकारी हमेशा जान की जोखिम होती है। बिल्कुल। तो मुझे उस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और बार बार जो जहाँ तक आप मैंने देखा विशाल जी, बार बार है ना मोनू की ज्वाइनिंग और मोनू के उसके बारे में जो बोलते हैं, मैं आपको बताऊं तो वो जिक्र आता है, कहते हैं कि दिनेश अत्री हैं मोनू राठदाना को लेकर के आने वाले भाजपा में। झूठ है क्या ये बात? नहीं, झूठ नहीं, ये 100% सत्य है। अच्छा। और मोनू राठदाना कोई मेरा भाई है छोटा, और बहुत आप ऐसी मेरे ख्याल से कोई ज्वाइनिंग अभी सोनीपत शहर में कोई ऐसी ज्वाइनिंग हुई। और
उनकी कोई शर्त या कोई कंडीशन भी थोड़ी आए थे, वो तो ठीक था अपना उन्होंने की पार्टी। देखो हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, हमारी ड्यूटी है पार्टी को और मजबूत करने की, जितनी मजबूत है और मजबूत करनी। मोनू क्या, अगर जो मैं तो कह रहा हूँ आप भी आ जाओ, आप भी बीजेपी में, आपका स्वागत है, आपका मान सम्मान दिया जाएगा। जो पद जिसको आप सुशोभित कर सकते हो, हमारा जो नेतृत्व, हमारा जो संगठन है वो बगैर लोभ लालच के यहाँ पे जो जिस काबिल हो वो चीज देंगे हम। तो स्वागत है, यहाँ कोई आए हो। और जैसे अब मोनू भाई आया, मोनू मेरा रिश्तेदार है, अब आस्था की बात है, विश्वास की बात है, तो उसका देह है। आप बहुत सी सामाजिक संस्थाओं से मोनू भाई जुड़ा है जी, और कई करोड़ रुपए चंदे के तौर पे दे चुका, चाहे वो समाज का हो, चाहे गरीबी बेटियों का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो। तो मैंने एक माध्यम में उसको ये बताया कि आज जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, उस प्लेटफॉर्म की बजाय आप पार्टी प्लेटफॉर्म पे काम करोगे तो कुछ पार्टी की नीतियाँ भी हैं इस टाइप की जो आप कर रहे हो। गरीब कन्याओं की मदद करना, विधवाओं की मदद करना, गरीबों का भी पीछे बगैर किसी स्वार्थ के 500 गैस चूल्हे वितरित किए, गैस के चूल्हे वितरित किए। उसका एक पैमाना लिया गया था, जो गाँव में गरीब घर है, जो सक्षम नहीं है, हम उनको गैस के चूल्हे देंगे। वो भाजपा सरकार की एक नीति है, उज्ज्वला योजना। तो इसका मतलब वो 500 जो मोनू भाई ने काम कर दिया, करना तो सरकार को चाहिए था। नहीं, सरकार ने किया ना, सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए, कनेक्शन दिए। नहीं, मैं पीछे देख रहा था, नीतू दैया जी जो हैं गैस एजेंसी वाली, और वो संजीव वलेचा जी का वार्ड था, ये तो गैस चूल्हे भी साथ दे रहे थे। हमने जो गैस चूल्हे दिए ना, हमने जो गैस, वो सरकारी थे। नहीं सरकार नहीं थी, वो उज्ज्वला योजना के तहत जो है वो चूल्हे भी दे रहे थे। हमने जो, देखो वो सरकार की अपनी योजनाएं हैं, वो जो लाभार्थी हैं उस योजना के, जो उसको जो कंडीशन जो सरकार ने रख रखी है, उस कंडीशन को जो पूरा करते हैं, उसको बिल्कुल फ्री उज्ज्वला योजना के तहत। नहीं, मैं आपको जस्टिफाई करने के लिए नहीं कह रहा, अपार्ट फ्रॉम द पार्टीज, आपका जो जीवन साइकिल एक्सपीरियंस है उससे आप सोच करके देखिए। आप कह रहे हैं कि भाई मोनू जी ने जो है काम वो उन लोगों के लिए किया जो कि बिलो थे, हाँ, जो सक्षम नहीं थे। देखो कई बार ऐसा भी होता है भाई साहब। तो इसका मतलब वो 500 आदमी गवर्नमेंट की नजर से बचे हुए थे ना, गवर्नमेंट से लाभ नहीं मिल रहा था उनको। गवर्नमेंट की नजरों से नहीं बचे हुए, वो खुद की नजरों से खुद बचे हुए हैं। वो अब जिसको हरियाणा सरकार ने एक योजना चला दी, उज्ज्वला योजना, उसकी बता दी भाई ये पैरामीटर्स हैं और उनको पूरा करो। अब मैं घर बैठा हूं, मैं उसके लिए कोशिश ही नहीं करूंगा। कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, बगैर कोशिश किए तो आप खाना भी नहीं खा सकते। आप खाना भी तब खाओगे, आप कोशिश करनी पड़ेगी। आप पानी तब पियोगे, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। वो कोशिश नहीं करेंगे तो वंचित रह जाते हैं। हरियाणा सरकार में पोर्टल पे जाओ, जैसे बोलते हैं कि हमारी पोर्टल पे जाओ, सरल केंद्र पे जाओ, अप्लाई करो, आपका नंबर 101% आएगा। नंबर आएगा, आप उसको जाओ। अब जो बंदा घर बैठा रहेगा, मान लो आपको योजना तो पता है, लेकिन आप घर बैठे रहो, इम्प्लीमेंट तब होगा तब आप उस क्यू में आओगे, उस लाइन में आओगे आप। एक उदाहरण तो मेरे सामने ऐसा आया कि एक वो टॉयलेट बनवाने की कोई योजना थी, उसमें 300 रुपये ले गए उस गरीब फैमिली से। 300 रुपये कोई व्यक्ति आता है, वो फॉर्म भरने के नाम के ले जाता है, टॉयलेट बनना तो बड़ी दूर की बात थी, वो 300 रुपये और ले गया उनसे। भाई साहब ये तो आप इस तरह के मामले आते हैं। तो ऐसा सवाल है, सुनो मेरी बात, मैं अभी खुद की ईमानदारी, इसके गवाह हैं संदीप कौशिक जी, मैं भाजपा के ही कार्यकर्ता है। मैं ये सुनो मेरी बात, अब जिस भाई ने उससे 300 रुपये लिए, उसकी क्या मेंटलिटी उसको लेकर रही, क्या सोच के उसने मेंटलिटी से वो पैसे लिए। अब आपका पर्स है, यहाँ पे आपका पर्स है, चोरी हो जाए तो बीजेपी थोड़ी किया है, वो मैंने किया है, दिनेश सत्री ने किया हो। अब मेरा नाम लो, अब उसमें किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी नाम थोड़ी लोगे, वो तो व्यक्तिगत इशू हो गया उसका, उसको ठगा है, सरकार नहीं ठगा उसको। सर सरकार कोई एक आदमी तो है नहीं, तो अगर सरकार का नुमाइंदा गलत काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है सरकार के ऊपर दोष आएगा। उसकी शिकायत करो, उसकी शिकायत का निराकरण होगा उसका। और ऐसा तो मैं बहुत बार देखता भी हूं, और आपने भी देखा होगा, आपका अच्छा तजुर्बा और चर्चा अच्छी चल रही है, लोग भाग जाते हैं अक्सर, कहते हैं नहीं भाई, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं कि बातचीत चल रही है और सवालों के जवाब आप दे रहे हैं। जब नुमाइंदा है एक पार्टी का, तो वो पार्टी के साथ ही संबंध उसका देखा जाएगा, क्यों नहीं देखा जाएगा भाई साहब? क्योंकि सोच समझ के ही तो रखा होगा किसी व्यक्ति को। अब हमारी ऑनलाइन मेंबरशिप है, पीछे मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं, लेकिन 43-44 लाख हमारे सक्रिय मेंबर बने, ठीक है। अब कौन किसकी मंशा, क्या, कई बार ऐसा भी होता है
कि जल्द से हम कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपने बन के हुटिंग करते हैं। और सुनो, मैं आपको एक मेरे जो दो लाइनें याद आ गई कि पेड़ के कटने का कोई किस्सा नहीं होता, पेड़ के कटने का कोई किस्सा नहीं होता, और जो कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। समझे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जी। कि उसमें कुछ आदमी होते हैं दोहरी मानसिकता के भी होते हैं, जिनका काम ये कहावत दोस्तों अरावली पहाड़ की जो श्रृंखला है वहां भी फिट बैठेगी, क्योंकि वो नेचर है। ठीक है, अब किसी को दे दिया जाएगा या कुछ और कर दिया जाएगा नेचर के साथ खिलवाड़ करके, तो ये कहावत वहां भी फिट बैठती है। बहरहाल इस चर्चा को यहीं रोक करके एक और प्रश्न मैं आपसे लूंगा। एमपी साहब रमेश कौशिक जी थे, उनकी टिकट कट गई थी, वहां क्या कारण मानते हैं आप? ये भाई साहब, ना तो टिकट देनी मेरे हाथ में, ना टिकट काटे मेरे हाथ में। ये तो ना नेतृत्व तो हो गया हमारी पार्टी के, जो दिल्ली में बैठे जो हमारे नेता हैं या वो देखते हैं, जिस पर फैसला लेती है पार्टी ना, वो हंस के खुशी खुशी उस चीज़ से वो कर लेता है। कोई बात नहीं। आज मैं मीडिया पर मेरे से पहले मेरा भाई नीरज अत्रे था। देखो ये इस टाइप की पार्टी है। मेरे से पहले जो मीडिया पर भाई थे वो नीरज अत्रे था जी, भाई था, और उसने पार्टी की बहुत दिन सेवा की, इस पोस्ट पे मीडिया पर भरी थी अपनी स्वेच्छा से पद को मेरे नाम से कि जी मैंने बहुत दिन सेवा कर ली, अब दिनेश ठीक लगता है, दिनेश को भी सेवा करने का मौका मिल जाए। तो इस टाइप की पार्टी है ये कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि उठा पटा की पार्टी नहीं है। भविष्य में कभी पार्टी नहीं बदलेंगे, इस बात की कोई कमिटमेंट या गारंटी या खुद से वादा किया है? मैंने पार्टी तो पहले भी नहीं बदली, पार्टी मैंने बदली नहीं। पार्टी देखो मेरी हजका का और बीजेपी का गठबंधन था। हमने आप तो एमपी साहब के साथ थे जब आप बता रहे हैं कि कांग्रेस में थे। नहीं मैं बताऊंगा, नहीं कांग्रेस में नहीं था। आप मेरी बात नहीं। मैं 2004 में मात्र 22 साल की उम्र में मैं चुन के आया। अब वहाँ उस टाइम इतनी ये नहीं पता होता क्या, लेकिन हमें ये पता था भी ग्रांट जो मिलेगी वो राई ब्लॉक से मिलेगी, और राई ब्लॉक से ग्रांट मिलेगी तो बीडीओ साहब देंगे, एमएलए साहब देंगे। हम काम करते रहे। फिर बीच में जैसे अब हजगा बढ़ गई। हजगा में हमें जैसे कुलदीप जी से मैं मिला, उनसे दुआ सलामी ठीक था। बहुत पीछे चौधरी धर्मपाल मलिक जी के माध्यम से मैं उनसे मिला था। तो उस टाइम मिलने के बाद फिर धीरे धीरे 2009 में रमेश कौशिक का टिकट कट गया। टिकट कटने के बाद अब जो यहाँ से जो विधायक आया उसमें जात पात का टैग था। अब उसको सरकार में हमने काम तो किया, क्योंकि 2009 में उनको कोई जानता नहीं था। यहाँ पे राई हल्के में जो हम 5 साल काम कर रहे थे, चाहे सरपंच थे चाहे ब्लॉक समिति मेंबर थे, कोई भी नेता आएगा सबसे पहले सरपंच और ब्लॉक समिति मेंबर को ढूंढेगा। अब उन्होंने हमें यूज तो कर लिया चुनाव में, लेकिन चुनाव में अब जैसे मान लो बैठे हैं आप 6 बैठे हो किसी एक समुदाय से, और मान लो मैं आ गया, तो बस एकदम यूं महसूस कराना कि भाई कुछ चल रहा है यहाँ पे। हमने छोड़ दिया। अब राजनीति कुछ थी नहीं उस टाइम पे। कांग्रेस का एमएलए के साथ हमारा ताना बना नहीं। कुलदीप जी से हम प्रभावित थे, उनसे जुड़े, कांग्रेस कल्चर के थे, अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा वक्ता, अच्छा नेता, उनसे जुड़े, उनके साथ काम किया। बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया। फिर हमें गठबंधन का धर्म निभाया। गठबंधन में हमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलने का मौका मिला। उसमें जैसे केशवपाल गुर्जर जी थे उस टाइम पे, रामविलास शर्मा जी थे, और रतनलाल कटारिया जी थे, तो सुरेश भट्ट जी थे। तो क्योंकि यहाँ से जो गठबंधन के जो हमारे जो चेयरमैन थे वो यहाँ से हमारे आदरणीय चौधरी धर्मपाल मलिक जी थे, और मैं उनकी टीम में था, तो थोड़ा ज़्यादा नज़दीक की जाए तो लगा भी साफ सुथरा प्रशासन तो ये दे सकते। 14 में चुनाव हुए, रमेश कौशिक जी को टिकट मिली, वो गठबंधन के उम्मीदवार थे, वो यहाँ से जीत गए। बस जब से हम बीजेपी में रम गए, उसके बाद में बीजेपी छोड़ी नहीं जी। अभी आगे भविष्य में विचार भी नहीं रखते? भविष्य में देखो कोई विचार नहीं है। अगर जो पार्टी मुझे निकाल के बाहर फेंक दे तो एक अलग बात है जी ठीक है। बाकी क्योंकि इंसान है, गलतियों का पुतला होता है, कोई जाने अनजाने कोई ऐसी कोई गलती हो जाए, मैं ये कहूँ कि मैं तो ना, अब कुछ ऐसी कुछ बात वो तो गर्व की बातें हैं, लेकिन मैं तो एक बात मानता हूँ 2047 का मैं तो अभी हरियाणा को और भारतवर्ष को भारतीय जनता पार्टी की बहुत आवश्यकता है। उसके जब तक राष्ट्रीय नेतृत्व भी भारतीय जनता पार्टी रहना चाहिए। और हरियाणा में भी अगर जो जात पात
और क्षेत्रवाद और परिवारवाद को खत्म करना है तो भारतीय जनता पार्टी आराज रहेगा। और एक साधारण से साधारण परिवार का लड़का राजनीति करने की सोचेगा तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में कर सकता है, अन्यथा किसी भी पार्टी में पहले पैसे दो, पैसे देकर टिकट लो, फिर हार जीत तो फिर उनके साथ डील करो। ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी में यहाँ एक साधारण से कार्यकर्ता को उठा के अब आज हमारे राष्ट्रीय अभी संगठन में जो कार्यकारी हमारे अध्यक्ष चुने हैं आदरणीय नवीन जी, वो देखो कितने साधारण से संगठन की नॉलेज थी, कहाँ से कहाँ लगे कहाँ बैठा दिया ना राष्ट्रीय। तो इससे अच्छा क्या होगा। चलिए तथ्य इसके अंदर बहुत सारे आते हैं। हरियाणा के जो पूर्व अभी डीजीपी गए हैं वो बिहार से थे और उनके साले साहब जो है बिहार में एमएलए का चुनाव लड़ रहे थे जो हरियाणा के पूर्व डीजीपी अभी हाल फिलहाल में गए हैं, अब तो नए आ गए हैं। तो उस पे ना जाते हुए बात अंतिम छोर की ओर वार्तालाप को मैं लेकर के चलूंगा। एक तो 22 साल में जो है चुनाव लड़ लिया था आपने, काफ़ी राजनीतिक हमने पार्टियों के बारे में चर्चा करी, अच्छा लगा मुझे। मैं समझता हूँ ऐसी चर्चाएं होनी चाहिए, जनता को भी नॉलेज मिलती है। चर्चाएं जब तक जनता तक पहुंचेंगी नहीं, जानकारी पहुंचेगी नहीं तो सवाल कैसे उठाएंगे, बात करेंगे कैसे। बिल्कुल। और बात करने के लिए लोग अक्सर तैयार नहीं होते। तो अप्रिशिएट करता हूँ उस चीज़ में मैं आपको। अब 22 साल में जब चुनाव लड़ते हैं और आज 50 के लगभग एज आ गई है आपकी, तो कहीं ना कहीं ये अपार्ट फ्रॉम पार्टीज अंदर टीस तो आती होगी कि एमएलए एमपी कहीं पहुंचना चाहिए था मुझे, या मार दिया है ख्वाहिशों को, सपनों को दफन कर दिया है दिल के किसी कोने में। ना, कभी भी नहीं, कभी मेरे मन में भी ऐसा कुछ नहीं आया। और कभी आता तो बताता, बल्कि मैंने तो सही मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी में दो बार मैं जिले का प्रेस प्रवक्ता रहा, दो प्लान में, 2 जिलाध्यक्ष के माध्यम से। आज जो हमारे फिलहाल जो जिलाध्यक्ष हैं मेरे भाई हैं अशोक भारद्वाज जी, और हमारे जो प्रदेश के हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ोली जी, मैंने एक ही बात की थी, मैंने कहा जी प्रवक्ता नहीं बनना बना ना, और ऊपर क्योंकि अशोक भाई बन चुके थे, हमारे जिलाध्यक्ष बन चुके थे, गठन हो गया था, तो मैंने कहा जी थोड़े दिन ना मीडिया पर भारी काम करना चाहता हूँ, क्योंकि नीरज अत्रेय मेरा भाई है, हम आपस में तालमेल से काम करते हैं। उन्होंने कहा कि दिनेश भाई मैं स्वेच्छा से मैंने बहुत दिन काम कर लिया, और क्योंकि मैं मीडिया में पहले जब मैं यूथ का प्रेसिडेंट रहा हूँ 7-8 साल, तो मीडिया से मेरा परिचय ठीक है, मेरे सारे साथी मीडिया के बहुत अच्छे भाई हैं मेरे, और कभी भी वो हमारे बीच में ऐसा नहीं है कि वो मुझे राजनीतिक व्यक्ति नज़र से देखें या मैं उन्हें पत्रकारिता नज़र से देखूँ, वो भी मुझे भाई मानते हैं और मैं भी उन्हें भाई मानता हूँ। तो भाई तेरी जानकारी ठीक है प्रेस की, और मैं चाह रहा हूँ कि ना अब तू कर ले। तो मैंने अध्यक्ष जी को बोला, मैंने कहा जी ऐसे बात है, बना दिया जी। और जैन साहब अभी इसमें मैं जैन साहब का नाम बिल्कुल लूँगा, क्योंकि ये इच्छा मैंने जैन साहब से भी उजागर की थी। मैंने कहा जैन साहब मैं एज ए मीडिया पर भारी काम करना चाहता हूँ कुछ दिन, और जैन साहब ने सिंगल मेरा नाम एक रिकमेंड किया था जी। तो मैं तो उनका भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ जी। दोस्तों आज की चर्चा का वार्तालाप का अंतिम प्रश्न एक लेंगे जो आप लोगों के बीच में से है, हो सकता है कुछ आपके दोस्तों ने बताई हो ये बात और आपके साथ भी चर्चा होती है। भाई आप चुनाव जब जीते थे तो जीत गए, कहते जब आप चुनाव हारे या वाइफ के नाम से भी लड़ा, फीमेल सीट कहीं हुई, तो छोटे चुनाव थे हालांकि, कहते हैं वो जो चुनाव आप हारे हैं तो वो जीतने वाला जो व्यक्ति होता है कभी तो बीमार हो गया वो, और बाकी कुछ होते हैं वो शहर छोड़ के बाद में चले गए, या क्या है ये मामला, ये हवा बना रखी है आपने ऐसी, ये क्या है ये? यार ऐसी अफवाह ना उड़ाओ, आगे फिर भविष्य में चुनाव लड़ने पड़ सकते हैं। मैं सामने चुनाव अब ये हो जाएगी जीत गया तो ठीक है, अरे तेरे साथ तेरा कुछ ना कुछ होगा, ऐसा नहीं है। देखो क्या हुआ, मैंने जब चुनाव लड़ा तो मैं चुनाव जीत गया, उसके बाद फिर हमारी जिला परिषद की सीट आ गई महिला की। राजनीति में एक और व्यक्ति का नाम मैं आपको बताऊंगा जो जहाँ से मैं इंस्पायर होता हूँ ना, मैंने अभी आपको बताया ना मुझे सीखने में बहुत कुछ मिलता है, और मैं जो मुझे सीखने में मिलता है ना मैं सीख लेता हूँ। हमारे यहाँ से 3 बार के जो जिलाध्यक्ष रहे ना डॉक्टर ओम प्रकाश अत्रे, तो उनका प्यार मुझे टाइम टू टाइम मिलता रहता है। तो मैं उनके साथ बैठा था, तो बहुत सीनियर लीडर हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनको नाम जानते हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कभी चुनाव लड़ने की नहीं सोची आपने, आप इतने सीनियर हो। तो डॉक्टर साहब बोले कि दिनेश कभी मन में नहीं आया, लेकिन जो ये मोहनलाल बड़ोली जी है ना, ये शुरू से ही एक बात बोलता था, चुनाव जरूर दूंगा। अब वो जिला पार्षद बने, विधायक बने, ठीक है,
और आज हरियाणा सोनीपत में तो भारतीय जनता पार्टी का ये एक इतिहास में नाम है उनका। तो चुनाव हारो जीतो, दो टाइप के घोड़े मानता हूँ राजनीति में। एक होते हैं घुड़साल के जो शोपीस होते हैं, एक होते हैं जंगी घोड़े जो लड़ना है। राजनीति में आए हो, राजनीति करनी है तो चुनाव लड़ो बस। हार जीत जो भी होगी देखी जाएगी। हार जीत देखो जनता के हाथ में है, हार जीत आप ये टॉपिक ना दूसरी तरफ ले गए और अफवाह हमने नहीं उड़ाई है, ये मार्केट से आई चीज है। क्या मामला था, क्या सच में कोई ऐसा बीमार हुआ है, क्या था ये मामला, किस्सा क्या था ये? नहीं, मेरा आपको पता नहीं किसने ये बात बता दी और कहाँ से। आप भी कमाल के पत्रकार हो, आप मेरे गांव की बायोग्राफी निकाल के आ रहे हो मेरी, है वो कुछ नहीं था। मीडिया प्रभारी के साथ बैठना था तो ऐसी बात नहीं है। पिछली बार जो हमने सरपंच का चुनाव उड़ा, हमने जब पहले जो सरपंच बना, धर्मेंद्र नाम है उस भाई का, और बहुत बढ़िया भाई है, हम साथ क्रिकेट भी खेले हैं और आज भी बहुत अच्छे मित्र हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ा, तब भी वो जो भाई सामने लड़ रहा था संदीप, वो भी हम साथ खेलते थे। उसके बाद सरपंच लड़ी, वो भी हम साथ खेलते थे। हमारे गांव में आप जाके पूछोगे कभी खींचतान नहीं, तो राजनीतिक खींचतान नहीं है वो कभी भी। मैंने संदीप ने चुनाव लड़ा, संदीप चुनाव हार गया। आज भी हम ऐसे ही मिलते हुए, बिल्कुल कोई किसी प्रकार कोई भाव नहीं है, ऐसे जैसे भाई थे साथ खेलते थे ऐसे ही मिलते। फिर हमारा सीनियर होता था जो क्रिकेट खेलता था, उसने मेरे से पहले चुनाव लड़ा, वो चुनाव हार गया। अगली बार फिर मैं ताल ठोक दी तो वो जीत गया। अब ये किस्मत की बात होती है। बहुत अच्छा भाई था धर्मेंद्र, अच्छा था। गांव को भी उम्मीद थी कि गांव में काम होंगे, लेकिन भगवान ऐसा ना करे, उसको अचानक ब्रेन हेमरेज हो गया। और परमात्मा कभी भी ऐसी किसी परिवार के साथ ऐसी दुर्घटना ना करे। राजनीति अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। और मैं चुनाव के कितने समय बाद ये हो गया था? ये विशाल जी शायद मेरे ख्याल से साल के अंदर ही हो गया था। तो फिर इसका मतलब वो अफवाह तो नहीं थी, खबर तो झूठ नहीं आई थी हमारे पास। लेकिन देखो, हालांकि शायद किसी ने उसको किस हिसाब से बताया और किस तरह से बताया, वो एक बताने वाले का अपना वो है। लेकिन मुझे तो उस भाई से आज भी सहानुभूति है और हमेशा रहेगी। और आज भी मैं आपको बताऊं, मैं उस घर में जाता हूँ तो मुझे पूरा मान सम्मान मिलता है। हमारी ताई है, जो धर्मेंद्र की जो मदर है, वो मुझे धर्मेंद्र जैसे मानती है। और भविष्य में जैसे मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, पिछली बार हमारा गांव वज्रो हो गया था, तो हमारी ताई ने बुला के, और उसने जो धर्मेंद्र जो जिसे सामने मारा था, उसने खुद ही कही थी मैं तेरे साथ तेरी हेल्प करूंगा। तो ऐसी बात नहीं है। प्यार, चुनाव एक गेम है, हारो जीतो उसमें दुश्मनी ना करो बस जी। कई गाँव में ऐसा होता है कि भाई चुनाव हार गए तो उसको ना इशू बना लेते हैं, मत बनाओ कोई बात नहीं फिर। और नहीं, देखो कमी हमारे में है। अब मैं चुनाव हारा, मैं ये मानूं कि भाई मेरे गांव ने हरा दिया या मेरे भाईचारे ने हरा दिया, मेरे परिवार ने हरा दिया, मेरी बरादरी ना ना ना, कहीं ना कहीं गलती मेरी थी, कोई ना कोई कमियां मेरे से रही हैं। या तो मैं अपने भाईचारे को नहीं बना पाया, या उनको जो खामियां मेरे अंदर दिख रही थी वो खामियां मैं दूर नहीं कर पाया। ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो मेरे गांव का जो सरपंच जो था, क्योंकि वो ब्रेन हेमरेज हो गया उस भाई को, तो मेरे गांव के जो साथी थे, जिनमें लालसा थी एक दो साथी में कि भाई मैं प्रधानी बनूं, वो क्योंकि हम राजनीति में यहाँ जुड़ चुके हैं तो ठीक है, प्रसाद नहीं, फिर मैं प्रोफेशन से वकील भी हूँ। मेरे पास आए भी कि अगर जो भाई आप चाहो तो उसको सरपंच से हटा सकते हैं और हमारा साथ दे दे, डीसी साहब से या एमएलए साहब से, विधायक जी से, किसी मंत्री से कहलवा दे, ऊपर वो फिटनेस का सर्टिफिकेट मांग लेंगे। और ऐसा मैंने कहा, पहले तो मैं उसको चुनाव आ रहा था, ठीक है, कभी चुनाव जीतूंगा तो वोटों से यार जीतूंगा, और अब तो मैं स्ट्रॉन्गली उसके साथ खड़ा हूँ। और परमात्मा ने उसके साथ गलत कर दिया तो कम से कम तुम इंसान हो, उसके साथ गलत मत करो, तुम तो उसका साथ दो, कोई बात नहीं, है तो मेरे गाँव का ही, है तो मेरा भाई। अरे वो बन गया, मैं बन गया, काम तो कतलुपुर में होने हैं, तो किस लिए? मेरे का गलत बात है, ये विचार ही छोड़ दो। तो मैं तो अब फिलहाल बहुत परिपक्व सा अपने आप को समझता हूँ। विशाल जी, चुनाव मैंने लड़ा सरपंची का, उस टाइम थोड़ी सी गलतियाँ मेरे से रही होंगी जो भाईचारे को नहीं अच्छी लगी होंगी, और मैं तो गलतियाँ रही तो मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से उनसे माफ़ी मांगता हूँ कि कभी मौका मिलेगा उनकी सेवा करेंगे। जी, हम ऐसी कामना करते हैं, स्वास्थ्य ठीक रहे आपके मित्रों का, और आपके रिलेशंस बने रहें, प्यार बना रहे। और आपके दोस्तों से भी हम कहेंगे भैया इस तरह की चीज़ें मत उड़ाया करो, मार्केट में सीरियस भी हो सकती हैं कुछ चीज़ें, मजाक का रूप ना दिया जाए। फास्ट एंड फॉरवर्ड में एक दो चीज़ें लेंगे
और शॉर्ट में मैं चाहूँगा आप आंसर उनके दें, हाँ और ना में प्रेफर करिएगा। आपके गैंगस्टर्स के साथ संबंध हैं, हाँ कि ना? गैंगस्टर तो कोई है ही नहीं, मैं गैंगस्टर से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। गैंगस्टर तो कोई मतलब नहीं होता मेरा, कोई संबंध आपके नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। दूसरा प्रश्न ये आता है कि दिनेश जी जो हैं राजनीति में नहीं गए, लेकिन दिनेश जी ने राजनेताओं के साथ रह करके खूब पैसा बटोरा, हाँ कि ना? प्रॉपर्टी डीलिंग या कोई और? मैं तो विशाल जी की बात कहूँगा, सिंगल खोटे 5 पैसे भी आप मुझे राजनीति के माध्यम से कमाई, आप पत्रकार हो और सोनीपत में मैं रहता हूँ, सोनीपत में आप रहते हो, सिंगल 5 पैसे भी कोई भी भाई, कोई भी आपके चैनल पे कोई भी आपके सामने आ जाए कि मैंने राजनीतिक माध्यम से मैंने सिंगल 5 पैसे प्रॉपर्टी में नहीं कमाए, ना प्रॉपर्टी में कमाए, ना मैंने वैसे, मैं तो वकालत भी इस टाइप से ही करता हूँ। मैं ज़्यादा रेगुलर वकील नहीं हूँ, मैं आपको बताऊँ। को अपना यार प्यारा आ गया, कोई आ रहा थक्का, जो यूँ मैं पैसे नहीं दूंगा, उसके लिए चला जाता हूँ कोर्ट में। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, परमात्मा की दया है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, मेरे पिताजी भी पेंशनर हैं, फिर उनका मेरे संस्कार हैं, मेरी माँ से मैं बहुत प्यार करता हूँ। आप ना कह देंगे तो भी हम मान जाएंगे। नहीं, आप तो इस तहकीकात में जाओ, मैं तो इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। कोई भी बंदा, पूरे सोनीपत जिले की बात कर रहा हूँ, कोई भी बंदा ठगी बगी या खोटे 5 पैसे का भी एलिगेशन अब जो दिनेश तरीके मिल जाए, हमारा तो खानदान, आप जाओगे आज मेरे गांव में जाओगे तो मुझे मेरे बाप के नाम से नहीं जानते। हमारे जो परदादा थे, मेरे परदादा का नाम पंडित जयलाल जी था, तो आज मेरे बाप के नाम से या मेरे दादाजी के नाम से नहीं जानते। आज भी हमें, जो हमारे जो बड़े दादा थे, जो हमारे आदरणीय, जो हमारे स्वर्गीय जो पंडित जयलाल जी थे, हमारे जो परदादा थे जो मेरे, आज भी हमें उनके नाम से जानते हैं। और हमने उनके नाम को ना अजर और अमर रखना है, बस ये पल्ले गांठ हमारा रखी है। क्या दिनेश अत्री को किसी से जान का खतरा है? अरे भाई, मेरा तो किसी से, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे को जाने से कोई खतरा नहीं हुई। तो दिनेश अत्री जी ने वो 2-2 बंदूकें रखी हुई हैं, क्या ये बात सच है? ये खबर आपको कहाँ से पता चली? वैसे ये भी आपके मित्रों से पता लगी है? वो तो लाइसेंस ही है मेरे पास यार, 2 नंबर का थोड़ी है कोई। चलिए, पुलिस लगाएगा मेरे पीछे। मैं, सुनो मेरी बात, 2011 से मेरे पास वेपन है जी, और 2011 से मैं लाइसेंसी वेपन है मेरे पास। अभी कभी आपके चैनल के माध्यम से CIR SIT देख ले और कहते STF वाले आगे बोला भाई तू हथियार ले रहा है, तो यार ऐसे क्वेश्चन नहीं, आपने क्लैरिफाई कर दिया। और अब वार्तालाप को जो है आज समाप्त करते हैं। समय की इतनी अनुमति हमारे पास आज है और मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आप बीच में छोड़कर इस चीज़ को नहीं गए हैं और बेबाकी से जो है आपने सामना किया है सवालों का, और अच्छा चरित्र दर्शाता है ये। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरे बड़ों का आशीर्वाद है। और मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से भी एक बात कहना चाहूँगा कि राजनीति में आओ तो राजनीति को सेवा का माध्यम बना के आओ, कमाई का माध्यम राजनीति नहीं है। कमाई का माध्यम इसको बनाओगे तो कहीं ना कहीं फाउल हो जाओगे। और राजनीति की एक ऐसी फील्ड है कि यहाँ पे ना हर तरीके का इंसान है। मैं कह रहा हूँ कि मैं तो अपने आप को धन्य समझता हूँ। मुझे भाई साहब, मेरी उम्र चलो अब तो आपको ठीक लग रही है, लेकिन मैं शुरू से ही समझदार हूँ। वो इसलिए क्योंकि अपनों से बड़ों पे बैठा मैं। अब जितने भी हैं, जितने मैंने आपको नाम गिनाए, जो भी मेरे नेता हैं या जो मेरा भाईचारा है, कभी उन रास्ता भटकने नहीं दिया मैं। आप जैसे भाई अच्छे भाइयों की संगत में बैठा, अच्छी चीज़ें सीखी, अच्छी बातें सीखी। पैसा, धन दौलत आनी जानी चीज़ें, पैसे से इज्जत नहीं होती आदमी की। होती पैसा तो सब ने रोजी रोटी कमानी है, ज़्यादा पैसा कमाओगे ईडी आ जाएगी हैं, ये फिर टैक्स भरते हैं, फिर शुगर की टैबलेट खाओ, दवाई हो जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। परमात्मा इतना ही दे जितने में गुजारा हो जाए। और मैं तो एक निश्चित तौर से एक बात और कहना चाहूँगा चैनल के माध्यम से, नेक नीति से कमाई हुई जो दौलत है ना, उसका हमेशा वो फलता फूलता है। वो हो सकता है औलाद के माध्यम से फल फूल जाए। अब पैसा इतना हो कि घर में, आपने देखा नहीं कितने बड़े बड़े अधिकारी, कितने बड़े बड़े आदमी सुसाइड कर लेते हैं, घर में सुख शांति नहीं होती, बच्चे लायक नहीं होते। तो मैं तो परमात्मा ने मेरे माँ बाप का जो मुझे जो संस्कार जो मुझे मिले हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो इस मामले में धन्य हूँ कि सुख शांति की नींद, मैं तो सुख शांति की नींद और सुख शांति का खाना खाता हूँ। मैं ज़्यादा हाथ बढ़ा के नहीं जीता जी, जो संतुष्ट हूँ मैं अपनी लाइफ से फुल करती जी। संतुष्ट रहिए आप। और वो ईडी का जो आपने नाम ले दिया, तो फिर मेरे अंदर से बात एक और आ रही है कि ईडी वाले जहाँ जहाँ जाते हैं वो लोग फिर भाजपा में आ जाते हैं। ऐसा नहीं, इस पे कटाक्ष ना कीजिएगा, इसके तो बहुत सारे तथ्य प्रमाण हैं। ये तो विपक्ष ने बढ़ा दिया, तो विपक्ष ने बढ़ा दिया। अब एक चीज बताओ,
विपक्ष ने बढ़ा दिया ईडी तो उस अरे जो आदमी गैर तरीके से पैसा कमाएगा जी और उसका टैक्स नहीं देगा, सरकार ये थोड़ी करी है पैसे कमाओ आप टैक्स भी करो, उसका जो टैक्स उसमें बढ़ता है आप टैक्स दो, आप टैक्स ही चोरी करोगे और फिर वो उसको काले धन में लगाओगे तो आदमी संतुष्ट नहीं है। ये क्यूरियोसिटी जो आपके अंदर जाती है ना, और ये समर्पण भाव जो आपका दिखाई देता है कि भाई इतनी सी भी बात जो है मैं बैठा हुआ हूं तो पार्टी पे आनी नहीं चाहिए। पार्टी का चरित्र साफ है, पार्टी के नेताओं का चरित्र भी साफ है, पार्टी का चरित्र भी साफ है, इसमें पार्टियां नहीं होती, इसमें व्यक्ति विशेष जिम्मेवार होता है जी। अब मैं पार्टी की आड़ में कोई 2 नंबर का काम कर रहा हूँ तो एक दिन तो घास तो गिरेगी। अब वो उस टाइम पे जो विपक्ष होता है वो उसको मध्य बना लेता है जी। तो ये है, मैं तो ये कहता हूँ बड़े नेकी से चलो ठीक है। और आपने आज आपका विशेष आशीर्वाद और प्यार प्रेम रहा मेरे ऊपर, और मुझे शुरू में आपसे डर था कि भी आप कुछ भी पूछ लेते हो, कोई ऐसी चीज़ ना लेकर आ रहे हो जिसमें दिन सत्री फंस जाए और मेरी क्लास लगे। अब वैसे तो क्लास तो मेरी लगे ही नहीं लगी, बात पता चलेगा। अब आपका मैं कोई क्लास नहीं लगाता हूँ किसी की, और दूसरा मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ तो आशीर्वाद ऊपर वाले का है। समय आपने दिया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ दोबारा मिलेंगे, समय और समीकरण जैसे अनुमति देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्यार प्रेम और जो आपने इतना बहुत बहुत सहनशीलता से आपने क्वेश्चन किए और मैंने जवाब दिए, कोशिश मैंने की ठीक जवाब देने की। बाकी अब जनता जो आपके जो देखेगी इंटरव्यू और कुछ सीखने को मिलेगा, सिर्फ सीखने को मिलेगा, कुछ गलती हम आगे सुधार लेंगे जी। तो जिंदगी भर आदमी जो है सीखता ही रहता बिल्कुल है, बिल्कुल सीखने का नाम ही जीवन है। बिल्कुल सीखता रहता है और आपसे सीखने को मिलता है, हमें तो हम तो हर किसी से सीखने को मिलता है। ये प्यार है, आपका स्नेह है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आज जितनी अच्छी वार्ता हमारी और आपकी हुई, आपका बार बार बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है।